हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, पिछले 4 वीडियो में हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, जो कि जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सारे टॉपिक को 4 वीडियो में कवर कर दिया गया है। ये जो लास्ट वीडियो होगी ये प्रकाश के परावर्तन का होगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक स्टार्ट होगा प्रकाश का अपवर्तन। तो इसके पहले आपको क्या करना होगा, जो 4 वीडियो है चारों वीडियो को आप देख लीजिए, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये जो आज का लास्ट टॉपिक है, इस लास्ट टॉपिक से ही आपके जितने सारे प्रश्न हैं वो बनते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है इसको बताया है। फिर उसके बाद दोस्तों फोकस दूरी और जो है कि दर्पण से वस्तु तक की दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी में क्या संबंध होता है इसमें हम लोग देखे हैं, जो कि दर्पण का सूत्र जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद आवर्धन का सूत्र इसमें हम लोग देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके जितने न्यूमेरिकल हैं वो सारे न्यूमेरिकल आपसे लग जाएंगे। आपको पता ही होगा दोस्तों कि आपके एग्जाम का डेट आ चुका है, और आप अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं तो तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन आपका पेपर नहीं है, आपका पेपर स्टार्ट हो चुका है। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका रिवीजन भी हो सकता है। तो अगर आपको पेपर देना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो 4 वीडियो हैं उसको भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को देखा था। जैसा कि आप देख सकते हैं 6 स्थितियां जो है कि अवतल दर्पण से बनती है। तो यहाँ से कुछ निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे जो है कि C से यानी वक्रता केंद्र से जब इधर परे रखेंगे हम लोग वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे भी वक्रता केंद्र है, इधर हम लोग वस्तु को रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है दोस्तों छोटा बना है। और एक कैलकुलेशन देखेंगे आप, जब आप वक्रता केंद्र और ये जो ध्रुव है उसके बीच में कहीं भी वस्तु को रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दोस्तों क्या होगा, बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं C और F के बीच में इतनी छोटी वस्तु हमने रखी थी और इसका प्रतिबिंब आप देख सकते हैं इतना बड़ा बना है। तो इससे हम लोग 2 कैलकुलेशन निकालेंगे। जैसा कि आप इसमें यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र से दूर रखने पर प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या बनेगा, छोटा बनेगा। और इधर वस्तु और वक्रता केंद्र एवं दर्पण के बीच रखने पर प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये 6 स्थितियां हैं। इस स्थिति में भी आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों नियम है वो फॉलो करेंगे। तो चलिए अब अगला टॉपिक है उस पर हम लोग चलते हैं। तो अगला टॉपिक में आपसे एग्जाम में पूछता है कि दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दोस्तों जो आपका नया सिलेबस है, जो NCERT से जो आपका सिलेबस टच हुआ है, तो इसमें दोस्तों इसका जो है कि सिद्ध करने वाला हटा दिया गया है। बस ओनली आपको जो इसके संबंध है उसी को आपको याद रखना है। तो चलिए हम जानते हैं कि दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो यह हम जानते हैं कि ये दर्पण का फोकस दूरी होता है और R जो है कि वक्रता त्रिज्या होती है, जो कि आप लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछली वीडियो आप देखिए, उसमें आपका वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी और दोस्तों वक्रता केंद्र और ध्रुव के बारे में सारी जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए इसमें जानते हैं कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो F बराबर R/2 होता है। यानी दोस्तों जो फोकस दूरी होती है त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। जो वक्रता त्रिज्या होता है दर्पण का उसका आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है। अगर यहाँ से अब अगर वक्रता त्रिज्या निकालना आप चाहें तो R बराबर दोस्तों क्या होता है, 2F। क्या होता है, 2F। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है F क्या है, फोकस दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो इस जो है कि फार्मूलों को आप याद करिए, क्योंकि इसी से आगे जो है कि आपके प्रश्न जो है सॉल्व होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पणों के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। देखिए ये चिन्ह परिपाटी आप लोग को याद करना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि दर्पण के बाईं ओर नापी गई दूरियां प्लस में होंगी कि माइनस में होंगी। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। इधर हम लोग जो है कि मुख्य अक्ष को मान लेते हैं x एक्सिस, और MN यानी जो द्वारक है उससे लंबवत दूरियों को हम लोग y एक्सिस पे देखेंगे। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग देखते होंगे, ये हमारा y हो गया, ये हमारा y डैश हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 या 4 जो चिन्ह हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा कि कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ध्रुव से देखेंगे।
ध्रुवों के दाईं ओर नापी गई दूरियां क्या होंगी दोस्तों, पॉजिटिव होंगी। देख सकते हैं दाईं ओर नापी गई दूरियां क्या है, पॉजिटिव है। और इधर ध्रुव से बाईं ओर नापी गई यानी इधर से इधर आप जाएंगे तो वो दूरियां क्या होंगी, निगेटिव में होंगी। अब देखिए एक्स एक्सिस कह लीजिए या मुख्य अक्ष कह लीजिए, इसे मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं क्योंकि आपको पता है ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई दूरियां या एक्स एक्सिस के ऊपर नापी गई दूरियां क्या होंगी दोस्तों, पॉजिटिव होंगी। और जो नीचे हम लोग नापेंगे यानी ऊंचाई नीचे की ओर या दूरी जो हम नापेंगे वो क्या होगा, माइनस में होगा। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे निगेटिव। और दोस्तों जो आपतित किरण है उधर साइड यानी दर्पण के पीछे जब दूरी नापेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप चिन्ह परिपाटी याद रखिए, आपके एग्जाम में काम करेगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग दर्पण से फोकस वस्तु तथा प्रतिबिंब की दूरियों में संबंध। एक इसमें सूत्र होता है, ये 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, जहां पे f क्या होता है दोस्तों, फोकस दूरी होती है। क्या होती है, फोकस दूरी। और ये क्या होता है, वस्तु की दूरी। u को हम लोग दोस्तों किससे दिखाते हैं, वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की जो दूरी होती है u से लिखते हैं। और जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है दर्पण से, वो दोस्तों हम लोग v से दर्शाते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। तो यही इनमें संबंध होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें कुछ जो है कि कंक्लूजन है, कुछ नियम है, उसको हम लोग देखेंगे कि क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक देख सकते हैं दर्पण यहाँ पे है, इससे कुछ प्रतिबिंब बना है, तो इससे जो कि कुछ दूरी नापेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, वस्तु रखी गई है, तो दर्पण से, दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, देखिए यहाँ वस्तु है, वस्तु तक की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं दोस्तों। किससे लिखते हैं, u से। अब जो हमारा चित्र बनता है, देखिए चित्र हमारे यहाँ बना है, तो दर्पण के ध्रुव से और चित्र तक की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, v से। और देखिए जहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट होता है और ध्रुव यानी p, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। इसे हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। तो ये चीजें आप देख लीजिए। अगर चिन्ह परिपाटी के हिसाब से बात करें, अगर चिन्ह परिपाटी जो आप अभी पढ़े हैं पीछे, अगर बात करें कि u हमेशा किस में होगा, तो बताइए। u हमेशा क्या है दोस्तों, इधर बाईं तरफ है, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, तो u का मान हमेशा हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है। और देखिए अगर फोकस दूरी की बात की जाए, f की बात की जाए, तो f हमेशा बाईं ओर होता है, किसमें, अवतल दर्पण में। किसमें, अवतल दर्पण में। f हमेशा किधर होता है, बाईं तरफ होता है, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी हमेशा क्या होगी दोस्तों, निगेटिव में होगी। अगर वही पॉजिटिव में बात करें किसकी होगी, तो आप जानते हैं कि दर्पण के उस साइड फोकस बिंदु किसका होता है, उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव लेंगे और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस में लेंगे। और जो अज्ञात चीजें हैं उसका चिन्ह हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपका इमेज पता है कि उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, तो जाहिर सी बात देख सकते हैं मुख्य अक्ष के क्या है, मुख्य अक्ष के जब भी नीचे आपका चित्र बनेगा तो वो क्या चित्र भी क्या होगा, v का मान भी यहाँ पे निगेटिव होगा। अगर v का मान नहीं दिया है तो हम लोग चिन्ह नहीं लगाते हैं। हल करने के अनुसार जो चिन्ह आते हैं उसको हम लोग उसके अनुसार उसकी प्रकृति और स्थिति बताते हैं। अब चलिए इससे जो क्या क्या रिलेशन निकल के आए हैं इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे जो अभी हमने चीज़ें बताई हैं, जो हमने कंसेप्ट बताया है वही यहाँ पे है। ये क्या कह रहा है, वस्तु की स्थिति सदैव दर्पण के बाईं ओर मानी जाती है, जो कि मैंने अभी बताया है कि बाईं ओर मानी जाएगी तो उसे हमेशा u का मान क्या रखेंगे दोस्तों, ऋणात्मक रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फोकस दूरी f का मान अवतल दर्पण में क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि दर्पण के बाई साइड फोकस दूरी होता है इसका। तथा उत्तल दर्पण में धनात्मक मानेंगे क्योंकि दर्पण के पीछे फोकस दूरी होता है उत्तल दर्पण में। ठीक है। यदि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात हो तो दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब का मान ऋणात्मक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
दर्पण के इस साइड यानी सामने बना है तो इसका मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और दर्पण के उस साइड यानी आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसका भी का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो है कि नियम आप याद रखिए, इसको आप लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। अगला स्लाइड में देखेंगे दोस्तों प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अब आवर्धन क्या होता है दोस्तों, आवर्धन यही होता है कितना गुना, अगर किसी वस्तु है उसका प्रतिबिंब बना है तो वस्तु से कितना गुना बना है यानी कितना बड़ा बना है उसी को आवर्धन कहते हैं। छोटा बना है कि बड़ा बना है वही आवर्धन कहलाता है। तो चलिए इसमें क्या रिलेशन होता है इसको देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। अगर रेखीय आवर्धन m माना जाए, ठीक है दोस्तों, क्या मानते हैं, m मानते हैं, तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई अब बटे में वस्तु की लंबाई, यही हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे I से दिखाते हैं क्योंकि इमेज यानी प्रतिबिंब को इमेज लिखते हैं और वस्तु को ऑब्जेक्ट से लिखते हैं, तो इसका पहला लेटर यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब ये तो हो गया अगर प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई अगर आपको पता हो। जैसा अगर कह दिया जाए कि एक दर्पण है, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है और उसका प्रतिबिंब दोस्तों 2 सेंटीमीटर बन रहा है। कितना बन रहा है, 2 सेंटीमीटर लंबा बन रहा है। यहाँ लंबा की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इससे कितना गुना बड़ा बना है या छोटा बना है, इसी का आवर्धन अगर आपको निकालने के लिए कह दिया जाए तो यहाँ पे देखिए प्रतिबिंब की लंबाई कितना है, 2 सेंटीमीटर और वस्तु कितनी थी, 5। अब यही आप इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका कितना गुना बड़ा है ये आपको पता चल जाएगा। अब चलिए अगर 2 स्थितियां इसमें हम लोग देखते हैं। अगर एक स्थिति यहाँ पे दे दिया जाए कि 5 सेंटीमीटर दूर तक है, कितना है, 5 सेंटीमीटर दूर तक है, तो हम लोग जानते हैं कि वस्तु को हम लोग किससे लिखते हैं, u से लिखते हैं। और प्रतिबिंब को दे दिया जाए कि दर्पण से 2 सेंटीमीटर दूरी पर बना है, वास्तविक बना है और उल्टा बना है। तो यहाँ पे v का मान दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दर्पण से और इमेज तक की दूरी को हम लोग क्या किससे लिखते हैं, v से लिखते हैं। तो एक सूत्र और आपका बन जाएगा, m बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। अगर इन दोनों को एक में मर्ज कर दिया जाए तो m बराबर हमारा निकल के आता है I/O बराबर v/u। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे जो है कि प्रश्न आपके आगे सॉल्व किए जाएंगे। हमको आवर्धन का सूत्र आपको याद होना चाहिए कि m बराबर I/O बराबर v/u होता है। अगर किसी भी सवाल में अगर m का मान दिया है और I का मान दिया है तो हम लोग ऑब्जेक्ट का मान निकाल सकते हैं। अगर v का मान दिया है और m का मान दिया है तो हम लोग u का मान निकाल सकते हैं। तो इस तरह का जो 3 अगर ज्ञात राशियां हैं या 2 ज्ञात राशियां हैं तो एक राशि हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले को आप लोग याद रखिएगा। इस तरह का संबंध आपसे पूछता है कि प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है और इनमें संबंध क्या होता है, तो इस तरह का आप लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों सारा जो है कि टॉपिक हमने खत्म कर दिया। जो 4 वीडियो था और इस वीडियो को लेकर के आपका प्रकाश का परावर्तन का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर आप इस सारी वीडियो को देख लेते हैं। अब जब सारा चैप्टर हम लोगों का खत्म हो गया तो अगर कोई आपसे कहे कि आपके पास 2 दर्पण आपको या 3 दर्पण आपको दिए जा रहे हैं, इन तीनों दर्पण को आप कैसे पहचानेंगे कि कौन समतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है और कौन अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इसको पहचानने के लिए दोस्तों 2 नियम है। एक जो है कि स्पर्श करके आप पहचान सकते हैं और एक जो है कि आप प्रतिबिंब देखकर पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं मैंने 2 नियमों को बताया है कि आप दर्पणों को कैसे पहचान सकते हैं, तो एक स्पर्श करके और एक प्रतिबिंब देखकर। अब देखिए कैसे हम लोग पहचानेंगे स्पर्श करके और कैसे प्रतिबिंब देख करके। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि हम 3 दर्पण की बात करेंगे, एक समतल दर्पण और एक अवतल और तीसरा हमारा दर्पण होगा उत्तल। अब इनको स्पर्श करके कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर समतल दर्पण है तो दोस्तों इसकी सतह को हम लोग छुएंगे, जब उसकी सतह पूरी चिकनी हो, समतल हो, फ्लैट हो तो उसे हम लोग कहेंगे समतल दर्पण।
जैसा कि आप अपने घरों में जो शीशा देखते हैं और अपना चेहरा देखते हैं तो वो क्या होता है, समतल दर्पण होता है। तो ये आप छू करके पता कर सकते हैं। अगर अवतल दर्पण को छू कर पता करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों देखेंगे जो परावर्तक तल होगा वो धसा होगा। उसको छू करके जब देखेंगे तो जो परावर्तक तल होगा जिससे हमको प्रकाश परावर्तन होके आएगा और उसमें आपका प्रतिबिंब दिखेगा, अगर उसे आप छू करके देखेंगे अगर वो धसा होगा तो वो आपका क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। जैसा कि दोस्तों आप चम्मच को देखते होंगे, चम्मच देखते होंगे इस तरह का कुछ धसा हुआ होता है, तो ये जो धसा वाला भाग जैसे आपको दिखेगा तो वो क्या होगा, आपका अवतल दर्पण होगा। तो इस तरह दर्पण को आप देख करके पहचान सकते हैं। और उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे तो उसमें देखेंगे दोस्तों जब आपका परावर्तक तल क्या हो, उठा हुआ, परावर्तक तल क्या हो, उठा हुआ हो, तो वो आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इस तरह आप स्पर्श करके आप तीनों दर्पणों को चेक कर सकते हैं कि आप कौन से दर्पण को देख रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रतिबिंब देखकर कैसे दर्पण को आप पहचानेंगे। प्रतिबिंब देखकर भी बहुत आसान है पहचानना, उसको कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले दोस्तों अगर दर्पण एक लेंगे, अगर दर्पण में आप कहीं भी आगे जाएं या पीछे जाएं, अगर आपका प्रतिबिंब एक समान बन रहा है, जितना आप हैं उतना अगर सेम बन रहा है आपका चित्र, तो वो दर्पण होता है समतल दर्पण। ठीक है। अगर फिर दूसरा दर्पण अगर चेक किया जाए, अवतल दर्पण, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, आप दर्पण के सामने आगे पीछे जाइए या आप दर्पण को सामने लेके आइए। जब आपका इमेज जो है जैसे ही दर्पण को नजदीक लेके आएंगे आपका चित्र बड़ा बनता जाएगा, तो वो दर्पण होगा आपका अवतल दर्पण। जैसा कि दोस्तों आपको बता दिए हैं कि दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए हम लोग चित्र बड़ा बड़ा दिखे इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो जब चित्र आपका बड़ा बड़ा दिखे तो वो कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। फिर उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण में दोस्तों आपको नजदीक की वस्तु क्या होगी, दूर दिखेगी, जैसे लगेगा कि प्रतीत होगा कि दूर दिख रही है, तो ऐसे दर्पण आपके क्या होंगे, उत्तल दर्पण होंगे। जैसे अगर आप बाइक चला रहे हैं, बाइक का जो साइड मिरर होता है दोस्तों, तो आप देखते होंगे जो साइड मिरर है उसमें कुछ नजदीक की वस्तु भी आपको दूर दिखती है और ज्यादा वस्तुएं कवर होती हैं, तो ऐसा दर्पण आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। तो इस तरह आप एक तो प्रतिबिंब देख करके दर्पण को आप विभाजित कर सकते हैं कि कौन सा दर्पण है, और एक जो है कि स्पर्श करके आप उसको बांट सकते हैं कि कौन सा दर्पण है। तो दो तरीके से हम लोग दर्पण को देख सकते हैं और दर्पण की पहचान कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर ये टॉपिक समझ में आया तो अपने दोस्तों में भी आप इस वीडियो को शेयर करिए। अगर अभी तक आप वीडियोस को लाइक नहीं तो वीडियोस को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस पे कुछ जो न्यूमेरिकल बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मैं आपको पीछे जितने सारे रिलेशन मैंने बताए हैं वो सारा अगर आप याद कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न आपके हवा में उड़ जाएंगे, ऐसे प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो चलिए जो कि पहला जो है कि सवाल है उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। दोस्तों आपको पता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो हम लोग जानते हैं F बराबर r/2 होता है। क्या होता है, F बराबर r/2। अब इसमें क्या क्या दिया है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या दिया है, वक्रता त्रिज्या को हम लोग r से लिखते हैं। r बराबर दोस्तों आपका कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग 40 सेंटीमीटर r के जगह पे रखेंगे, तो F बराबर r के जगह अगर आप 40 रखते हैं अब बटे में 2, तो F बराबर आपका दोस्तों 20 दूना के 40 यानी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी आपकी निकल के आ गई। तो आपको पता ही है कि F बराबर कितना होता है, r/2, यानी वक्रता त्रिज्या का आधा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। तो 40 सेंटीमीटर दिया है तो उसका आधा कर देंगे तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, फोकस दूरी निकल के आ जाएगी। तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। और एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको नोट कर लीजिए आप। अब जो है कि आगे चलते हैं। एक
एक और प्रश्न आप देख सकते हैं, उसके बाद एक अलग से सीरीज बना देंगे, आपका एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें 8 से 10 जो है कि इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या क्या दिया है और आपको क्या क्या निकालना है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो सबसे पहले हमने बताया जो चीजें दी होती हैं उनको पहले हम लोग नोट करते हैं। अगर हम लोग हल करते हैं तो सबसे पहले क्या क्या दिया है इसको देखेंगे। एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी यानी फोकस दूरी को हम लोग दोस्तों स्मॉल f से लिखते हैं, वो कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखी गई है, यानी दर्पण से जब वस्तु रखी जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं u। किससे दर्शाते हैं? u से दर्शाते हैं। तो u को देखते हैं, u कितना है दोस्तों 15 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब को हम दोस्तों v से लिखते हैं, ये क्या होगा आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमने बताया था चिन्ह परिपाटी, तो सवाल को सॉल्व करते समय हम लोग को चिन्ह परिपाटी ध्यान देना पड़ेगा। आपको पता है हमने उसमें बताया हुआ है कि फोकस दूरी अवतल दर्पण रहेगा, तो अवतल दर्पण रहेगा तो इसकी फोकस दूरी इधर रहती है, दर्पण के सामने रहती है तो हमेशा क्या होगी माइनस में होगी, तो इसके आगे माइनस लगा देते हैं। और हमने ये भी बताया था कि वस्तु भी हमेशा दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है तो वस्तु भी हमेशा क्या होगी माइनस में होगी, तो इसको भी वस्तु की दूरी को भी हम माइनस कर देते हैं। अब जो है कि F में, U में और V में आपको रिलेशन पता है कि 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V क्या है होता है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसी फार्मूले में आपको ये जो सारे डाटा दिए हैं उसको रख देना है। तो चलिए इधर रख देते हैं, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। अब 1/F के जगह पे दोस्तों कितना दिया है -10 दिया है, तो 1/-10 बराबर U के जगह पे दोस्तों क्या रखेंगे -15 रखेंगे। चलिए अब प्लस 1/V। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जो सारा डाटा दिया था उसको यहाँ पे हमने जैसा कहा है वैसे रख दिया है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये जो माइनस है उसको इधर लेके जाएंगे और 1/V को इधर रहने देंगे। तो चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, 1/-10 प्लस इधर दोस्तों क्या है माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या कर देंगे इसको प्लस कर देते हैं 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, लॉसा लेंगे, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 -3 और प्लस 15 दूना के 30 2। तो इधर देखेंगे दोस्तों तो इधर -1/30 निकल के आएगा, यहाँ पे -1/30 निकल के आएगा, किसके बराबर 1/V के बराबर। तो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं 1/V बराबर 1/-30। अब देखिए दोस्तों अगर बस V बराबर निकालेंगे तो इधर आप तिरछा गुणा कर दीजिए जैसा कि आपको निकालना आता होगा। तो V बराबर यहाँ के कितना निकल के आ जाएगा -30 निकल के आ जाएगा। अब देखिए -30 निकल के आने का मतलब क्या है, अगर प्रतिबिंब की प्रकृति बात करें तो प्रकृति क्या होगी दोस्तों माइनस में लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है दर्पण के किधर बनेगा सामने बनेगा, दर्पण के सामने बना है और माइनस है यानी नीचे बना है, मुख्य अक्ष के नीचे बना है। तो क्या लिखेंगे वास्तविक उल्टा तथा दर्पण के सामने बना है, दर्पण के क्या बना है सामने। तो इस तरह आप लिख देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दर्पण की जो फोकस दूरी थी कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी और उसके सामने 15 सेंटीमीटर की वस्तु थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या इसका स्थिति है और ये किस तरह का प्रतिबिंब बना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरह का दोस्तों आप सारा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग बस ओनली इस पे प्रश्न सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।